ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे मेघ एवं मेघों के प्रकार की। मेघ किसे कहते हैं और उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो मेघ अर्थात बादल। मेघ वातावरण में अधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला संघनन का एक स्वरूप है। ये जो हम ऊपर बादल देखते हैं, यह बादल जो है यह अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला संघनन प्रक्रिया का एक स्वरूप मात्र है। वातावरण में जो वातावरण के सूक्ष्म कणों के आसपास संघनन होता है और संघनन से तैयार हुए मेघ में स्थित जल के कण, हिम के कण अत्यंत सूक्ष्म होने से करीब करीब भारहीन अवस्था में होते हैं। अर्थात इनका वजन नहीं होता है, यह भारहीन होते हैं। भार मतलब वजन और हीन मतलब नहीं होता है, तो इसमें वजन नहीं होता है। तो इनमें क्या क्या होता है, संघनन से तैयार हुए मेघ में, यहाँ पर मेघ में स्थित जल के कण पाए जाते हैं, यहाँ पर हिम के कण पाए जाते हैं और कई सारे अत्यंत सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। इसलिए मेघ वायु में तैरते रहते हैं। ये जो हम देखते हैं कि बादल जो है ऐसे चलते हुए दिखाई देते हैं, तो चलते नहीं है बल्कि वो क्या करते हैं, तैरते हैं, क्योंकि यह हल्के होते हैं, इनमें भार नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि मेघ वायु में तैरते रहते हैं, कारण लिखो। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखोगे कि वातावरण में सूक्ष्म कणों के आसपास संघनन होता है। सेकेंड पॉइंट आएगा, संघनन से तैयार हुए मेघ में स्थित जल के कण, हिम के कण अत्यंत सूक्ष्म होने से करीब करीब भारहीन अवस्था में होते हैं और इसीलिए यही कारण है कि मेघ जो है वो वायु में तैरते हैं। अभी यहाँ पर आप देख रहे हो कि यह जो है यहाँ पर बताया गया जैसे सूक्ष्म कण कि यहाँ पे संघनन प्रक्रिया में कौन कौन से जो है मेघ में पाए जाते हैं पदार्थ। तो यहाँ पर सूक्ष्म कण है, ये जो है संघनन से तैयार मेघ में जल के कण और हिम के कण हैं और तब जाकर यहाँ पर वर्षा की बूंदें बनती हैं। सूर्य की ऊष्मा से भूमि एवं जल गर्म होते हैं और सतह के पास की वायु गर्म होती है, फैलती है और वायु का घनत्व कम हो जाता है। गर्म हवा ऊंचाई पर जाने लगती है, जो गर्म हवा है वह ऊंचाई पर जाने लगती है और ऊंचाई पर जाते समय वायु का तापमान कम होने पर वायु का वाष्प धारण क्षमता कम होने लगती है और जिसके कारण इसकी सापेक्ष आर्द्रता जो है वह बढ़ जाती है। वायु में स्थित वाष्प का जल के कणों और साथ ही साथ हिम के कणों में रूपांतरण होने लगता है और यही उस समय वायु का औस बिंदु तापमान कहलाता है। अब यहाँ पे आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि औस बिंदु तापमान किसे कहते हैं। तो औस बिंदु तापमान किसे कहते हैं, वायु में स्थित वाष्प का जल के कणों और हिम के कणों में रूपांतरण होने की प्रक्रिया को यहाँ पर औस बिंदु तापमान कहा जाता है। औस बिंदु तापमान का स्तर भी ऊंचाई एवं वाष्प के अनुपात पर निर्भर होती है। अब एक प्रश्न बनता है कि खाली स्थान तापमान का स्तर ऊंचाई एवं वाष्प के अनुपात पर निर्भर होती है। तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है औस बिंदु। संघनन के कारण वातावरण में अधिक ऊंचाई पर सूक्ष्म कण, सूक्ष्म छोटे छोटे जल के कण, हिम के कण और वायु के और जो है वो सभी कण वायु में तैरने लगते हैं। वायु में स्थित धूल के कणों के आसपास वे एकत्र होते हैं और आकार में बड़े होने लगते हैं और इस समुच्चय को ही मेघ कहते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि मेघ किसे कहते हैं। तो मेघ किसे कहते हैं, संघनन के कारण वातावरण में
अधिक ऊंचाई पर सूक्ष्म जो जल के कण होते हैं, छोटे छोटे जल के कण और हिम के कण वायु में तैरने लगते हैं और वायु में स्थित धूल के कणों के आसपास, जो धूल है हमारे वायुमंडल में, जो धूल पाया जाता है, तो वायु कण धूल के कणों के आसपास वे एकत्र हो जाते हैं और इनका आकार जो है वह धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और इसी को, इस समुच्चय को ही मेघ कहते हैं। वायु के जोरदार ऊर्ध्वगामी प्रभाव के कारण वे तैरते हैं। जैसे जैसे हवा चलती है तो हवा के साथ जो है वह उसकी दिशा में तैरते हैं। जिस प्रकार पतंग एक विशिष्ट ऊंचाई प्राप्त करने के बाद ऊपर ऊपर जाने लगती है, उसी प्रकार मेघ भी ऊर्ध्वगामी प्रवाह के कारण वायु में तैरते हैं। जैसे जब हम पतंग उड़ाते हैं तो जब तक वह नीचे रहता है तब तक वह उड़ता नहीं, किंतु जैसे ही वह अधिक ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो अपने आप जो है वह ऊपर ऊपर की ओर उठता चला जाता है। तो उसी प्रकार से ये जो बादल है यह भी ऊर्ध्वगामी प्रवाह के कारण वायु में तैरते हुए दिखाई देते हैं। समुद्र तल से अलग अलग ऊंचाई पर मेघ पाए जाते हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर बनने वाले मेघ कई बार, अब यहाँ पर मेघों के भी कई कई प्रकार होते हैं, तो कई बार यह सूक्ष्म हिम कणों से ही बनते हैं और मेघों में संघनन एवं वाष्पीभवन की क्रिया होती रहती है। मेघों में भी जल और हिम के कणों में हलचलें होती हैं। पृथ्वी पर होने वाली वर्षा विशिष्ट प्रकार के मेघों से ही होती है। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि पृथ्वी पर वर्षा किस प्रकार से होती है, तो पृथ्वी पर होने वाली वर्षा विशिष्ट प्रकार के मेघों से होती है, जिनमें वाष्प का प्रमाण भूमि की सतह के पास अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर समुद्र, नदी, नहरों का जो पानी है यह वाष्पित होकर ऊपर जाता है। समुद्र तल से ऊंचाई के अनुसार वाष्प का प्रमाण जो है वह कम होता है और इसके कारण ऊंचाई वाले मेघ आकार में बड़े होते हैं और अधिक ऊंचाई वाले मेघ आकार में छोटे होते हैं। जो कम ऊंचाई वाले मेघ होते हैं वह आकार में बड़े दिखाई देते हैं और यहाँ पर अधिक ऊंचाई वाले मेघ जो है वह आकार में छोटे होते हैं। तो यहाँ पे कई सारे प्रकार हैं, जैसे यह जो है मेघ के प्रकार है, 10 प्रकार बताए गए हैं। जैसे पहला प्रकार है सिरस, सिरोस्ट्रस, सिरोक्यूलस, जो कि सामान्य ऊंचाई इसकी 7,000 से लेकर 14,000 मीटर है। इसके बाद चौथा प्रकार जो है वो है अल्टोसेट्रस, उसके बाद है अल्ट्रो क्यूमुलस, जो कि 2,000 से लेकर 7,000 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। उसके बाद आता है स्ट्रैटोक्यूमुलस और स्ट्रेटस, जो कि 2,000 से कम में पाया जाता है। और इसके बाद है निम्बोसेट्रस, क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस। इसका विस्तार जो है कम अधिक हो सकता है। तो इस तरह से कुल 10 प्रकार मेघों के बताए गए हैं। अब हम देखते हैं कि ये प्रकार कहाँ पर पाए जाते हैं। तो वातावरण में मेघों की उत्पत्ति अलग अलग ऊंचाइयों पर होती है। ये मेघ जो बनते हैं यह अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। इन मेघों का निरीक्षण करने पर, अब जब हम इन सभी मेघों का निरीक्षण करते हैं तो इनका निरीक्षण करने पर ऊंचाई के अनुसार उनके 3 प्रमुख प्रकार बताए जा सकते हैं। अब इनको
इनकी ऊंचाई जैसे 7,000 से लेकर 14,000 इतने के अंतर्गत एक प्रकार, 2,000 से लेकर 7,000 तक एक प्रकार, और उसके बाद 2,000 से कम वाले। तो इस तरह से इसे अलग अलग प्रकार में बांटा गया है। यह मेघों का धरातल की नजदीकी से तय होता है। मेघों की ऊंचाई करीब 7,000 से लेकर 14,000 मीटर के बीच होगी तो उसे अत्यधिक ऊंचाई वाले मेघ कहते हैं। मतलब पहला प्रकार क्या हो गया? अत्यधिक ऊंचाई वाला मेघ। अब अत्यधिक ऊंचाई वाला मेघ कौन सा है? जो कि 7,000 से लेकर 14,000 मीटर के बीच होगा। जब 7,000 से लेकर 14,000 मीटर के बीच होगा तो उसे कहा जाता है अत्यधिक ऊंचाई वाला मेघ। और यदि वे 2,000 से लेकर 7,000 मीटर की ऊंचाई पर है तो उन्हें कहते हैं मध्यम ऊंचाई वाले मेघ। अब मध्यम ऊंचाई वाले मेघ कौन से हैं? तो मध्यम ऊंचाई के मेघ 2,000 से लेकर 7,000 मीटर की ऊंचाई वाले मेघ जो हैं यह मध्यम ऊंचाई के मेघ कहे जाते हैं। और यदि वे 2,000 मीटर से भी कम ऊंचाई पर है तो उन्हें कम ऊंचाई के मेघ कहेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मेघ को प्रमुखतः ऊंचाई के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अत्यधिक ऊंचाई वाला, दूसरा है मध्यम और तीसरा है कम ऊंचाई वाला। अब इनमें से हम जो है एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे कि अधिक ऊंचाई वाला मेघ क्या है, मध्यम ऊंचाई के मेघ कौन से हैं और निम्न ऊंचाई के मेघ कौन से हैं। तो अधिक ऊंचाई वाले मेघ, ये मेघ मुख्यतः हिम स्फटिकों में बनते हैं, जहाँ पर हिम होता है, जहाँ पर बर्फ होता है। तो अधिक ऊंचाई वाले मेघ कहाँ बनते हैं? तो अधिक ऊंचाई वाले मेघ मुख्यतः हिम स्फटिकों में बनते हैं। इसका वर्गीकरण, अब इसमें प्रमुखतः अधिक ऊंचाई वाले में प्रमुखतः सीरोक्यूमुलस और सीरोस्ट्रेटस ये प्रकार आते हैं। सीरस मुख्यतः तंतुमय होता है, अर्थात तंतुमय एकदम छोटे छोटे कणों के रूप में होता है, तंतु के रूप में होता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि खाली स्थान मुख्यतः तंतुमय होते हैं, तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है सीरस। सीरोक्यूमुलस जो है यह मेघों का स्वरूप छोटी छोटी लहरों के समूह की तरह दिखाई देता है। अब इसका जो आकार है वह लहर की तरह दिखाई देता है। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि खाली स्थान मेघों का स्वरूप छोटी छोटी लहरों के समूह की तरह दिखाई देता है, तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है सीरोक्यूमुलस। इसके अलावा तीसरा है सीरोस्ट्रेटस। अब सीरोस्ट्रेटस जो है ये सिलवटों वाली चादर की तरह, जैसे चादर कोई एकदम उसमें सिलवटें पड़ी हो, मोड़ पड़ा हो, सिलवट अर्थात मोड़, तो उस तरह से यह दिखाई देता है। और इसके बाद इसके आसपास कई प्रकार के कई बार प्रभा मंडल भी दिखाई देते हैं। तो इस तरह से अधिक ऊंचाई वाले मेघ का वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ पे यह भी पूछा जा सकता है कि अधिक ऊंचाई वाले मेघ के अंतर्गत कौन से प्रकार आते हैं। तो यहाँ पर सीरस, सीरोक्यूमुलस और सीरोस्ट्रेटस ये तीनों प्रकार अधिक ऊंचाई वाले मेघ के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद दूसरा है हमारा मध्यम ऊंचाई के मेघ। अब मध्यम ऊंचाई के मेघ, इसमें अल्टोक्यूमुलस और अल्ट्रोस्ट्रेटस मेघों का समावेश होता है। यहाँ पर भी एक प्रश्न हमारा बनता है कि मध्यम ऊंचाई वाली मेघ में किस प्रकार के मेघों का समावेश होता है। तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि मध्यम ऊंचाई वाले मेघ में अल्टोक्यूमुलस और अल्टोस्ट्रेटस मेघों का समावेश होता है। अल्टोक्यूमुलस स्तर में के स्वरूप में होते हैं और इसकी रचना तरंगों की तरह दिखाई देते हैं, जैसे तरंग चलते हैं, जैसे आपने पानी में लहर देखा होगा उस तरह से यह दिखाई देता है।
तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि अल्टो क्यूमुलस किस तरह से दिखाई देता है। तो अल्टो क्यूमुलस का स्तर जो है यह इसकी रचना तरंगों की तरह दिखती है। कई बार ये सफ़ेद रंग के होते हैं और इसमें धूसर रंग की छटाई भी पाई जाती हैं। और साथ ही साथ अल्टोस्ट्रेटस मेघ जो है यह कम चौड़े होते हैं। इनसे सूर्य दिखता है और सूर्य जो है वह दुधिया कांच में से देखने जैसा लगता है, जैसे वह जो है सूर्य यहाँ पर धुंधला धुंधला हमें दिखाई देता है। और यह किसके कारण होता है? अल्ट्रोस्टेटस के कारण होता है। अब हम आगे और अगला प्रकार देखेंगे कि किस तरह से मेघ के और भी अन्य प्रकार हैं। तो अगला प्रकार यहाँ पर आता है कम ऊंचाई वाला मेघ। अब कम ऊंचाई वाला, इसके 5 अलग अलग प्रकार के मेघ हैं। अब कम ऊंचाई वाले में किन मेघों का वर्गीकरण किया गया है? तो यहाँ पर 5 अलग अलग प्रकार के मेघों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें स्ट्राटोक्यूमुलस मेघों में परतें होती हैं और उसका रंग जो है वह सफ़ेद और भूरा होता है। इसमें अनेक मेघों के झुंड दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि स्ट्राटोक्यूमुलस मेघ किस तरह का होता है? तो स्ट्राटोक्यूमुलस मेघ में परतें होती हैं, उसका रंग जो है वह सफ़ेद भूरा होता है और इसमें जो है अनेक परतें होती हैं। खाली स्थान के लिए भी आपको पूछा जा सकता है कि खाली स्थान मेघों में परतें होती हैं। तो यहाँ पर उत्तर स्वरूप हम लिखेंगे स्ट्राटोक्यूमुलस। अगला प्रकार जो है स्ट्रेटस मेघों में भी यहाँ पर परतें होती है और इसका रंग जो है जैसे राख दिखाई देता है उस तरह का होता है और नीचे की ओर ये समतल होते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि स्ट्रेटस मेघ किस तरह का दिखाई देता है? तो स्ट्रेटस मेघ का रंग जो है वह राख की तरह दिखाई देता है। अब यहाँ पर अगला प्रकार बताया गया है निम्बोस्ट्रेटस। अब निम्बोस्ट्रेटस क्या है? तो निम्बोस्ट्रेटस मेघों की परतें मोटी होती हैं और ये गहरे राख के रंग के होते हैं और इनमें रिमझिम वर्षा अथवा हिमपात होता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि निम्बोस्ट्रेटस मेघ का वर्णन करो। तो निम्बोस्ट्रेटस मेघ का वर्णन किस तरह से हम करेंगे कि निम्बोस्ट्रेटस मेघों की परतें मोटी होती हैं, ये गहरे राख के रंग के होते हैं और इनमें रिमझिम वर्षा अथवा हिमपात हो सकता है। इसके बाद अगला आता है क्यूमुलस मेघ। अब क्यूमुलस मेघ क्या है? ये मेघ जो है क्यूमुलस मेघ, ये मेघ धरातल से 500 से लेकर लगभग 600 मीटर की ऊंचाई के बीच ऊर्ध्व विस्तार वाले होते हैं। वायु का जोरदार ऊर्ध्वगामी प्रभाव इन मेघों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि क्यूमुलस मेघ का निर्माण किस तरह से होता है? तो उत्तर स्वरूप हम लिखेंगे कि ये मेघ क्यूमुलस मेघ धरातल से 500 से लेकर लगभग 600 मीटर की ऊंचाई के बीच ऊर्ध्व विस्तार में होने या ऊर्ध्व विस्तार वाले होते हैं। जब हवाएं तेज चलती हैं तो वायु का जोरदार ऊर्ध्वगामी प्रवाह, जब हवाएं तिरछी चलती हैं आपने देखा होगा, तो ऊर्ध्वगामी प्रवाह इन मेघों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब ये जो क्यूमुलस मेघ है, ये मेघ विशाल और गुंबद के आकार के होते हैं और इसका रंग धूसर होता है। क्यूमुलस जिसमें धूल के कण होते हैं, धूसर रहता है जिसमें धूल के कण होते हैं।
क्यूमुलस मेघ सुहाने मौसम में द्योतक होते हैं। इन मेघों का ऊर्ध्व विस्तार कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि उसका क्यूमोलोनिम्बस मेघों में परिवर्तन होता है और वर्षा होने लगती है। तो इस तरह से क्यूमुलस मेघ के ऊपर आपको टिप्पणी पूछी जा सकती है, जिसमें हम इन सभी के बारे में बताएंगे कि उसका किस तरह से निर्माण होता है और किस तरह से उसमें परिवर्तन आते हैं। अब यहाँ पर हम अगला देखेंगे, क्यूमोलोनिम्बस मेघ। अब ये क्यूमोलोनिम्बस मेघ क्या है? तो ये विशिष्टतापूर्ण मेघ आंधी के द्योतक होते हैं। मतलब यहाँ पर आंधी जब आती है तो समझ लो वह जो है आपका क्यूमोलोनिम्बस मेघ है। और यह मेघ जो होते हैं इनका रंग काला होता है और बहुत घने होते हैं। ये किसी पर्वत की तरह दिखाई देते हैं। जैसे आप अगर यहाँ पर देखते हो, ये जो मेघ आपको दिखाई दे रहा है, यह मेघ जो है यह क्यूमोलोनिम्बस मेघ है। और इसका ऊपरी भाग न्याय की तरह समतल होता है। आप देख रहे हैं, इसका ऊपरी भाग जो है, यहाँ पर इसका ऊपरी भाग पूर्णतः समतल दिखाई देता है। और इन मेघों में बहुत अधिक तीव्र गति की गड़गड़ाहट होती है। आपने गड़गड़ाहट सुने होंगे। तो गड़गड़ाहट होती है और बिजली भी चमकती है। आंधी तूफान के साथ साथ वर्षा होती है। जैसे अभी बीच में आप देख रहे थे कि वर्षा हो रही थी, तो उस समय आंधी तूफान, बिजली का कड़कड़ाना, सभी चीज़ें पाई जा रही थी। तो यह जो था वह क्यूमोलोनिम्बस मेघ था। कभी कभी ओले भी गिरते हैं, पर यह वर्षा अधिक समय तक नहीं रहती है। इसकी विशेषता है कि जितनी तेज गति से आती है उतनी ही तेज गति से यह चली भी जाती है। यह लंबे समय तक नहीं रहती है। आकाश में सबसे बड़े क्यूमोलोनिम्बस मेघों से बिजली की गड़गड़ाहट के साथ वर्षा होती है। और इन मेघों के ऊपरी भाग में धन एवं निचले भाग में ऋण प्रभार होता है। इनके नीचे की भूमि हमेशा धन प्रभार लिए रहती है और प्रभारों के अंतर के कारण विद्युत प्रभार का निर्माण होता है और बिजली चमकती है। आकाश में बिजली कौंधती है और आकाश प्रकाशमय हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर बिजली का निर्माण होता है। अन्य मेघों की अपेक्षा इन मेघों में गिरने वाले पानी की बूंदें जो होती हैं वह बड़ी होती हैं, क्योंकि मेघों के अंदर ही ये बूंदें तैयार होती हैं और बड़ी होती जाती हैं। बड़ी होते ही ये इतनी भारी हो जाती हैं कि वे मेघ में तैर नहीं पाती हैं और वृष्टि के रूप में भूमि पर आती हैं। कभी कभी मेघों में वायु बड़ी ठंडी होती है और इसलिए ये बूंदें जम जाती हैं और ओलों के रूप में जमीन पर आती हैं। अभी यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि क्यूमोलोनिम्बस मेघ की बूंदें जो हैं वह जम जाती हैं और ओलों के रूप में जमीन में आती हैं। कारण लिखो। तो उसका कारण क्या है कि अन्य मेघों की अपेक्षा इन मेघों में गिरने वाले पानी की बूंदें बड़ी होती हैं, क्योंकि मेघों के अंदर ही अंदर ये बूंदें तैरती हैं और बड़ी होती जाती हैं। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, बड़ी होते ही ये इतनी भारी हो जाती हैं कि मेघों में तैर नहीं पाती हैं और वृष्टि के रूप में भूमि पर आती हैं। और कभी कभी मेघों में वायु बड़ी ठंडी होती है, इसलिए ये बूंदें जम जाती हैं और ओलों के रूप में
जमीन पर आती है। आपने कभी देखा होगा बर्फ के टुकड़े गिरने लगते हैं जिसे ओले कहते हैं, और जब बर्फ के टुकड़े गिरते हैं तो इसे ओलावृष्टि कहा जाता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि ओलावृष्टि किसे कहते हैं। तो यहाँ पर कभी कभी मेघों में वायु बड़ी ठंडी होती है और इसलिए यहाँ पर क्यूमोलुम्बस मेघ जो है इसकी बूंदें जम जाती हैं और ओलों के रूप में जमीन पर आती हैं और इन्हें ही हम ओलावृष्टि कहते हैं। हो सकता है आप जानते हो कि मेघों का फटना वर्षा का एक प्रकार है। जैसे जब बादल फटते हैं और बादल फटने से वर्षा होती है, तो यह भी वर्षा का एक प्रकार है। तीव्र ऊर्ध्वगामी वायु के कारण जमीन की ओर से आने वाली वर्षा की बूंदें मेघों में ही थम जाती हैं और इन बूंदों का ओलों में रूपांतरण होता है। परिणामतः मेघ का वजन बढ़ जाता है। तो यहाँ पर कारण लिखो के लिए एक प्रश्न बनता है कि मेघ का वजन बढ़ जाता है। तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि तीव्र ऊर्ध्वगामी वायु के कारण जमीन की ओर से आने वाली वर्षा की बूंदें मेघों में थम जाती है और इन बूंदों का ओलों में रूपांतरण होता है और परिणामतः यह इसलिए मेघ का वजन बढ़ जाता है। और इस वजन को ऊर्ध्वगामी हवाएं वहन नहीं कर पाती, अर्थात इतनी भारी जो ओले बन गए हैं तो उन्हें हवाएं बहाकर नहीं ले जाती हैं और ऐसे समय में ओलों के साथ जो है मूसलाधार वृष्टि भी होती है और इसे ही मेघों का फटना कहते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि मेघों का फटना किसे कहते हैं। तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि वजन को ऊर्ध्वगामी हवाएं वहन नहीं कर पाती हैं और ऐसे समय में ओलों के साथ साथ मूसलाधार वृष्टि होती है और इसे ही मेघों का फटना कहते हैं। किसी छोटे अथवा विशिष्ट भूभाग पर लगभग 100 मिलीमीटर या इससे भी अधिक वर्षा होती है और मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में मेघों के फटने की क्रिया अधिक पाई जाती है। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि मेघों को फटने की प्रक्रिया कहाँ अधिक पाई जाती है। तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि मेघों को फटने की प्रक्रिया पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। भारत के हिमालय पर्वतीय प्रदेश में अवस्थित राज्यों में इस प्रकार की मूसलाधार वृष्टि अधिक होती है।